ऑल ऑफ यू, आज हम DOE का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं PYQ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर क्लास 11 फिजिक्स। तो बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन ए हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें MCQ दे रखे हैं। तो उस MCQ में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखते हैं, ये तो ऑप्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे, मैंने लिख दिए हैं ऑप्शन। सो इन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं समझता हूं कईयों को समझ नहीं आया होगा, इंग्लिश पढ़ दी है सिर्फ, तो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये पहला पार्ट जो है वो क्या कहना चाहता है। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है? क्योंकि हमें यहां पे वो रूल बताना है जो कि सेटिस्फाई ना हो, नॉट सेटिस्फाई। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल मैं एक लेकर आया हूं, लेट सपोज 4.56 एक मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई मान लो। एक और नंबर में मान लेता हूं 1.4, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, है ना। इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करना चाहूंगा, चाहे प्रोडक्ट कर लो और चाहे उसका डिवाइड कर लो। तो 4.56 मैंने एक नंबर माना जिसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 1.4 माना जिसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेशन से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.384। ये वैल्यू हमारे पास आई और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.4 बनता है, जिसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है? 2। यस और नो? है ना, क्लियर है। अब मुझे बताना स्टेटमेंट अब समझ में आएगी। ये दोनों ओरिजिनल नंबर थे, यस और नो। इस ओरिजिनल नंबर से हमारा प्रोडक्ट बना जिसका फाइनल पार्ट क्या था? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे देखियो, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट ये रहा, शुड एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी है? 2 है, एज इन द ओरिजिनल नंबर, जो भी ओरिजिनल नंबर है उसमें विद लीस्ट, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा नंबर है? 1.4। ये 3 है, ये 2 है। तो इन ओरिजिनल नंबर में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट हुई ना। तो ये आंसर जो बोलता है, कहता है कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी 2 ही आना चाहिए। अगर मान लो यहां पे 4 होता, यहां 3 होता तो आंसर 3 होता। समझ में आया? तो ये पार्ट बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो। बी पर आते हैं, तो ये तो है, रूल है, हमें तो नॉट वाला निकालना है। फिर आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस। पिछली बार तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को टारगेट कर रहा था, इस बार वो डेसिमल प्लेसेस को ले रहा है, एज इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो चलते हैं हम डेसिमल प्लेसेस की तरफ। तो इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, लेट सपोज मैं ले लेता हूं 12.11, ये आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए। फिर ले लेते हैं 1.1, वो आएगा 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए। देखो यहां पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है? यहां पर मैंने कितनी मान ली? 1। इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा? 13.21। राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा? 13.2। तो आंसर क्या आया? 1 डेसिमल प्लेस। बिल्कुल वैसा सही है जो ऊपर पढ़ रहे थे। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या आ गए? 2। इसमें 2 है, 1 है, लीस्ट कौन है? 1। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? 1। यही वो कहना चाहता है, तो मतलब ये भी ठीक है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। फिर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर। अब ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां कितनी थी? 2, लेकिन वहां तो अलग आ रही है, तो ये तो गलत बोल रहा है। ये तो सिर्फ डेसिमल प्लेसेस के लिए लगेगा, इसका मतलब यही मेरा ऑप्शन है, जो कि इसका रूल नहीं होता। हमें मिल गया फटाफट, क्योंकि एक ही चीज 2 बार में थोड़ी ना लगेगी। ऑप्शन डी भी ठीक है, एग्जैक्ट नंबर इन फॉर्मूले हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हम इसी पार्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं कैमरा टिल्ट कर रहा हूं अगले मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले पार्ट के लिए। अच्छा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं। सो यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए, यहां लिख दूं, साइड में दिखेगा। हाँ, इसके ऑप्शंस लिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है 1Q 2R 3S and 4P।
ऑप्शन बी दे रखा है 1s 2p 3q 4r। ऑप्शन सी दे रखा है 1q 2p 3s एंड 4r। ऑप्शन डी दे रखा है 1r 2s 3p एंड 4q। क्लियर है? अब शुरू करते हैं। देखो ये तो सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन है और कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था, क्लास 9th में ही पढ़ते थे। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन शो करता था कि नहीं? यूनिफॉर्म मतलब जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, एक जैसे कपड़े पहनना, एक जैसा मोशन करना, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? तो स्ट्रेट लाइन जाएगा तो कौन सा आएगा? 1 का क्यू। अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं तो एक तो सी बन सकता है और एक ए बन सकता है। हाँ जी सर, टुवर्ड्स टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस ये है, एक्स ये रहा, तो इंक्लाइन तो यही है ना, टाइम एक्सिस इंक्लाइन। सो यहां पर देखेंगे कि डी ऑप्शन नहीं बनेगा और बी नहीं बनेगा। उसके बाद चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ बनाते थे तो ये हमेशा किस फॉर्म में बनता था? पैराबोला की फॉर्म में बनता था, लेकिन एक होता था डी एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन। मान लो एक बनता था ऐसा, ये सुनो, और एक पार्ट आता था हमारे पास ऐसा, है ना? ये दो पोर्शन आते थे। तो कहीं ना कहीं देखो यहां पर बनेगा 2 का आर, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, तो ये बनेगा 2 का आर। उसके बाद मतलब मुझे सीधे समझ में आ गया यही ऑप्शन होगा, है ना? फिर आएगा 3 का एस, 3 का एस ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो स्ट्रेट लाइन, अगर रेस्ट पर है तो ऐसे रहेगा ना, टाइम बीतता जाएगा, उसकी पोजीशन सेम रहेगी, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्या बचा? 4 का पी, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन मोशन, वो ये वाला बनेगा पैराबोला, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमने ये दोनों क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब मैं आपके टाइम बचाने के लिए पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। So now question number 3, horizontal component of projectiles velocity in absence of air resistance। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि इस डायरेक्शन में ये y एक्सिस होता है, इस डायरेक्शन में ये x एक्सिस होता है। अगर किसी वेलोसिटी को इधर शूट किया गया है तो यहां पर देखें ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा और ये पूरा एंगल हमारा थीटा बनेगा। तो अगर ये पूरा एंगल थीटा बनता है तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या बनता था? u sin थीटा। अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, तो लेट सपोज ये पार्टिकल इधर पहुंचा, तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब यहां बनेगा u cos थीटा और ये बनेगा u sin थीटा। टॉप पर क्या बनता था? सिर्फ u cos थीटा बनता था, u sin थीटा 0 हो जाता था। अब पार्टिकल नीचे भी आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो u cos थीटा ऊपर साइड में रहेगा और नीचे की तरफ u sin थीटा रहेगा। ऐसे यहां पर एक वेलोसिटी बनती थी, इधर बनेगा u cos थीटा और इधर बनेगा u sin थीटा। ये कंपोनेंट रिजॉल्व करने हमें आते थे। तो आप इसमें देखेंगे इनिशियल लेवल पर ये जो ओरिजिन है, इनिशियल लेवल पर u cos थीटा और तो फाइनल पे भी क्या रहा? u cos थीटा। तो x डायरेक्शन के अंदर कोई वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या? तो x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। सो यहां पे लिखा है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, नहीं हो सकता, कांस्टेंट ढूंढना है मैं तो ये नहीं होगा। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस नहीं होगा। रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट, यही होगा। यस और नो? तो हमने यहां पर कंपोनेंट से इसे रिजॉल्व कर लिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ बर्ड वेट 2 न्यूटन सिटिंग इनसाइड अ केज ऑफ वेट 1 न्यूटन। इफ इट स्टार्ट फ्लाइंग देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड केज। अब एक बात समझना कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, में केज यहां पर अज्यूम कर रहा हूं और इस केज में हमारे पास यहां पर देखें तो इस केज में हमारे पास बर्ड है ना, कोई एक बर्ड, एक चिड़िया है। अगर वो इस केज के अंदर उड़ती है तो ध्यान से समझना फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट लगेगा, क्योंकि यहां हवा तो होगी ना। अब जैसी चिड़िया पंख को नीचे की तरफ मारेगी तो उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो जो भी आपका ये फ्लूइड है, जितने फोर्स से चिड़िया वो पंख मारेगी, कितने फोर्स से मारेगी, अगर वो उड़ना चाहती है तो जितना उसका वेट है। तो चिड़िया का वेट कितना है? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन फोर्स लगाएगी चिड़िया किस पर? एयर पर। तो केज कितने का है? 1 न्यूटन का। और चिड़िया जो फोर्स लगा रही है हवा के माध्यम से इस केज पर, वो होगा 2 न्यूटन का। तो टोटल मिलके कितना आया? 3 न्यूटन का। तो आंसर 3 ही रहेगा।
कई बार बच्चे क्या सोचेंगे कि चिड़िया तो हवा में है तो इसका तो वेट ही नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया हवा में है तो हवा भी तो फोर्स लगाएगी केज पे, तभी तो चिड़िया केज के अंदर मेंटेन है। तो ऑप्शन आएगा यहां पर 3, तो 2 न्यूटन और 1 न्यूटन, तो टोटल केज और असेंबली का वेट जो है वो 3 न्यूटन माना जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस फिजिकल कॉन्सेप्ट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आता है इन इलास्टिक कोलिजन। अगर आपको याद हो इसका कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक होता था इलास्टिक कोलिजन और एक होता था इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। हमने इसका एग्जांपल दिया था इलास्टिक कोलिजन में रबड़ की बॉल फेंक के मारोगे, है ना, इन इलास्टिक में लोहे की बॉल फेंक के मारते थे दीवार पे, तो दोनों का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन अलग होता था। लेकिन इन दोनों में हमने क्या बोला था कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो दोनों में कंजर्व रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहती थी इलास्टिक में, इन इलास्टिक में नहीं रहती थी। क्यों नहीं रहती थी बताता हूं। मान लो एक लोहे की बॉल आपने ली, आयरन बॉल, उसे फेंक के मार दिया दीवार पे, है ना, तो वापस उतनी स्पीड से थोड़ी ना आएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी दी थी उतनी नहीं मिली, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो ये वाला पार्ट तो मैच कर नहीं रहा। फिर आते हैं अगले पर, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे, एक कंजर्वेटिव फोर्स होते थे और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी आ जाता था तो उसका वक्डन लूप के अंदर हमेशा 0 होता था, है ना। बॉल को उछाला और बॉल दोबारा जमीन पर आई तो उसका वक्डन कितना हो जाता था, और नॉन कंजर्वेटिव का नॉन जीरो। ये क्या लिखता है देखते हैं, ये बोलता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वक्डन इन द क्लोज लूप इज नॉन जीरो, है तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन जब तक तो 0 ही होता था। पावर पे आते हैं, पावर की यूनिट जूल होती है क्या, जूल कहां होती है, जूल पर सेकंड होती है ना, ये भी गलत बोल दिया, तो डी ही बनेगा। तो वर्क कैन बी नेगेटिव, हाँ हो सकता है, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड होता है, एफ एस कॉस थीटा पर, और थीटा हमारा नेगेटिव होगा 180 डिग्री पे, तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। वैसे तो मेरे लिए काफी सारी स्टोरीज है इन पे बताने के लिए, लेकिन समय की कमी है और फरवरी का महीना है ना, एग्जाम सर पर है, तो मुझे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो पाए। फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं इनकी कहानियां बना के भी बता सकता हूं। इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विल बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, जो कि क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसे E मान लेता हूं। अगर मैं एक मास को ऊपर और एक मास से नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो आप जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो आप देखेंगे 2me साइड ले जाओ और ये मोमेंटम का स्क्वायर बना। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी में चेंज चाहिए। अगर आप देखें तो 2 कांस्टेंट रहेगा और मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मोमेंटम के स्क्वायर के। अब यहां से मैथ का पार्ट शुरू हो जाता है, फिजिक्स यहां पे खत्म। कैसे, वो बोलता है मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 50% से, तो उसके लिए हम सबसे आसान नंबर परसेंटेज का क्या लेते हैं, 100 इज द 100% मतलब 1, तो 100 सबसे आसान नंबर है। मोमेंटम कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। एक बार जब वो इंक्रीज करता है तो 50% से, अगर इंक्रीज करेगा तो ऊपर से तीर, डिक्रीज करेगा तो नीचे से तीर घुमाते हैं। 100 का 50% कितना होता है, 50। 100 में से 50 घटाया कितना आया, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 50 ऐड करेंगे तो कितना आया, तो ये इंक्रीज हो गया मान लो। अब एक बार 50 और करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है मोमेंटम, तो अब 150 का 50% कितना होगा, 75, है ना। तो 150 का 50% कितना होगा, 75। तो यहां पर देखेंगे 150 प्लस में 75, यहां 5, यहां कितना आ जाएगा 225। अब मुझे बताना ओरिजिनल नंबर कितना था, 100, अब कितना रह गया 225। बढ़ा या घटा, कितनी परसेंटेज से बढ़ा, हाँ 225 में से 100 माइनस कितना आ गया, 125%। आंसर खत्म, है ना। बुकों में आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट से इसे समझाया होता है कि वो P1 माइनस P2 अपन ओरिजिनल परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज, मैंने उस मेथड को हटा ही दिया, है ना। ये सबसे आसान मेथड है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक सर्कुलर रिंग दे रखी है,
एंड एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मुझे क्या बताना है, रेशो बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग लिखा हुआ है तो रिंग लिख लेते हैं। तो रिंग का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर्मूला में याद होना चाहिए, mr² डिवाइडेड बाय फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, डिस्क का लेंगे। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आधा mr² है ना। तो मान लो एक रिंग का मतलब एक चूड़ी ले लो, है ना, और डिस्क का मतलब एक प्लेट ले लो जिसमें आप खाना खाते हो, दोनों को रोटेट करो, है ना, दोनों को घुमाओगे तो कौन ज्यादा देर तक घूमती है, रिंग, है ना, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो mr² कट गया, आंसर क्या आ गया 2:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ सैटेलाइट। तो सबसे पहली बात तो सैटेलाइट में हमें यहां पे निकालना क्या, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की क्या होती है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, Gmm/2r। ये हमें याद होना चाहिए पहली बात तो, r मतलब जो भी डिस्टेंस रहा होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा जो कि हम ड्राइव कर भी चुके हैं क्लासरूम कोर्सेज में। तो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर उसने दो डिस्टेंस मुझे दे दिए हैं, तो मुझे यहां पर एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का डिफरेंस लेंगे। तो कैसे लेंगे देखते हैं। इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल लेवल पे Gmm2, रेडियस कितना दे रखा है 2r। फिर लेंगे हम फाइनल एनर्जी माइनस Gmm2 यहां दे रखा है, फिर यहां क्या आ जाएगा 3r। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो uf माइनस में ui हो जाता है। uf क्या होगा मेरे पास Gmm अपॉन में ट्वाइस ऑफ 3r। फाइनल के बाद आता है इनिशियल माइनस Gmm ट्वाइस ऑफ, फिर यहां क्या आ जाता है 2r। यस और नो। फिर यहां पर देखना Gmm अपॉन 2, यहां पर देखें तो -1 अपॉन में क्या आ जाता है 3r। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या रहेगा 1 अपॉन में 2r। यस और नो। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। साइड का दिखेगा बोर्ड का, तो यहां पर कैमरा टिल्ट कर देते हैं। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो कि बनेगी Gmm अपॉन 2 माइनस 2r प्लस में 3r, और यहां आ जाएगा 6 ऑफ r²। फिर यहां पर इसकी कैलकुलेशन Gmm अपॉन 2, 3r में से r गए तो r अपॉन में 6r², एक r से एक r कटेगा, यह आ जाएगा Gmm अपॉन में 12 ऑफ r। ये बन रहा है क्या, अच्छा एक और पार्ट आएगा यहाँ पे, r का स्क्वायर मेंटेन रहेगा, r तो ऊपर कट गया, तो 12r बनना चाहिए, ये 12r है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस और नो। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके सामने दो ग्राफ दे रखे हैं। तो ग्राफ के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दोनों ग्राफ एक ही नेचर के दे रखे हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पढ़ते थे स्ट्रेस स्ट्रेन में तो एक होता था ये वाला ग्राफ, अगर याद हो तो आपको, है ना, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए होता था। एक होता था यहीं पे जाके टूट जाता था ग्राफ, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होता था। और एक नीचे की तरफ जाता था ग्राफ, ये प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता था, है ना। तो अभी हमारे सामने जो ग्राफ है वो इस वाली कैटेगरी में आया हुआ है, थर्ड कैटेगरी। तो मतलब दोनों ही ग्राफ की एक नॉक निकल रही है, जैसे चौंच होती है ना वैसे निकल रही है। तो ये दोनों ही ग्राफ किसके माने जाएंगे, ब्रिटल के माने जाएंगे। तो ये भी ब्रिटल है और ये भी ब्रिटल है। अब सवाल ये उठता है, इसकी जो आप देख रहे हैं चौंच जो निकली हुई है ऊपर की तरफ, ये थोड़ी सी अलग फ्लेक्सिबिलिटी से नजर आ रही है और ये अलग, लेकिन दोनों में एक चीज समानता है कि इसका जो लीनियर ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है, वो सिर्फ यहां तक है, वो छोटा है थोड़ा, जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते थे। लेकिन इसका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है वो काफी आगे तक जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दोनों ग्राफों में डिफरेंस है ना। तो ये जो दोनों ग्राफों में डिफरेंस आ रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ग्राफ थोड़ा इलास्टिक ज्यादा रहेगा, ये इलास्टिक कम लगेगा, क्योंकि ये हुक्स लॉ को ज्यादा ओबे कर रहा है, ये हुक्स लॉ को कम ओबे कर रहा है। तो इलास्टिसिटी तो इस वाले ग्राफ की ज्यादा मानी जाएगी। दूसरा, ब्रिटल तो दोनों ही है, तो ऑप्शन में चलते हैं कि मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। तो मटेरियल सेकंड इज मोर इलास्टिक, मुझे तो पहले ऑप्शन में मिल गया अपना आंसर। तो जो मटेरियल सेकंड है वो इलास्टिक ज्यादा है मटेरियल फर्स्ट से, हेंस मटेरियल सेकंड इज मोर ब्रिटल। तो ये वाला जो पार्ट है वो ब्रिटल ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि जल्दी भी टूट रहा है। ये देखो ये आगे तक गया है ना, ये आगे जाके इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, उसका फ्रैक्चर पॉइंट पहले ही है, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब होता है वहीं पे मटेरियल टूट जाएगा, जो पत्थर है वो वहीं टूट जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सटीक जा रहा है यहाँ।
तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। फिर भी सेकंड पढ़ लेते हैं। मटेरियल फर्स्ट एंड सेकंड हैव सेम इलास्टिसिटी, हो ही नहीं सकती, दोनों की लेंथ अलग है, तो ये कल गलत हो गया। मटेरियल सेकंड इज इलास्टिक ओवर द लार्जर रीजन, स्ट्रेन एज कंपेयर टू फर्स्ट, ये भी नहीं जा रहा क्योंकि स्ट्रेन यहां का ज्यादा है, यहां का कम है। मटेरियल सेकंड इज मोर ब्रिटल देन द मटेरियल फर्स्ट, तो मटेरियल सेकंड मोर ब्रिटल है, बात बिल्कुल ठीक बोली है, लेकिन जो ज्यादा ऑप्शन बेटर आ रहा है वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन बेटर आएगा, ठीक है, तो बी आएगा क्योंकि यहां पे इलास्टिक के बारे में उसने नहीं बताया। थैंक यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मैंने एक दो स्कूलों में और देखा और डीओई ने भी इसे डाला हुआ है, हालांकि डीओई ने ही डाला होगा, उसके बाद और स्कूलों ने इसे कॉपी किया होगा। सो व्हाई डज वाटर एट बॉटम ऑफ द लेक रिमेन 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये मैं आपको पिछले वाले जो मैंने और रिकॉर्ड किए हैं पेपर उसमें भी इसके बारे में बताया है। एक महाभारत में एक व्याख्या आता है कि दुर्योधन नदी के बॉटम पे जाके छुप जाता था, है ना, जब उसका युद्ध हो रहा था भीम के साथ। या फिर एक और वाक्य आता है कि आपने सुना होगा ऋषि मुनि जितने होते थे वो नदी के बॉटम पे जाके तपस्या करते थे। अगर आपने ये भी नहीं सुना होगा तो आप कभी खुद भी नदी में नहाए होंगे, तो गंगा नदी वगैरह में जब आप नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं नीचे वार्म वाटर मिलता है और ऊपर ही ठंडा पानी होता है, मतलब शुरुआत में ही ठंड लगती है नदी में नहाते वक्त, फिर बाद में नहीं लगती। उसका कारण समझना कि जो नदी की लेयर है, जो सबसे टॉप लेयर है, उसी पे सबसे ज्यादा शेयर फोर्स लगता है और टेम्परेचर का इफेक्ट भी ऊपर ही होता है, बॉटम पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, नीचे भारी पानी बैठेगा, भारी पानी मतलब जिसका पानी, जो पानी सबसे ज्यादा भारी होगा वो नीचे बैठेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी पानी की वो पानी नीचे जाएगा, जो सबसे हल्का होगा वो ऊपर से निकल जाएगा। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट कब पढ़ा था? एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे शिवलिंग बनता है ना, भगवान शंकर का शिवलिंग। तो यहां पर आप क्या लेते हैं? यहां पे लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, याद करना है हमें। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएंगे तो पानी की डेंसिटी में फर्क आएगा, घटेगी। 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएंगे तो पानी की डेंसिटी घटेगी। जिसकी डेंसिटी घट रही है वो पानी ऊपर रहेगा, उसी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। इसका मतलब जो बॉटम पर पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा आप तुरंत बता पाएंगे? जहां 4 डिग्री सेल्सियस लिखा है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। So why does water at the bottom of the lake remain at 4 degree Celsius even when the surface is freezes? तो हम लिखते हैं water has a maximum density at 4 degree Celsius. It is the reason. Very very important question. अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11. In an isothermal expansion, in an expansion हो रहा है, ध्यान रखना, expansion मतलब work done by the system. Work done by the system हमारा यहाँ पे हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द हीट सप्लाई एंड वर्क डन? तो आइसोथर्मल में देखो यहाँ फ्लोट कंडीशन क्या कहती थी? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, जो इंटरनल एनर्जी होती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था? NCV/dt। अब यहाँ पे थर्मल बोला हुआ, आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 0। तो पूरी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अगर सारी की सारी इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है तो सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क डन में तब्दील हो जाएगी कि नहीं? तो सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क डन में तब्दील हो रही है। बी, वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सपेंशन लिखा हुआ है, या कंप्रेशन लिख दिया होता तो ऑप्शन ए बनता, ध्यान रखना, है ना। अच्छा क्वेश्चन तभी बनता जब एक कंप्रेशन लिख देते, क्योंकि सारे लोग फंसते हैं यहाँ, वो सीधे क्यू डब्ल्यू लगाते, है ना। कंप्रेशन लिखते माइनस लगाना पड़ता क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता। So I hope you understand it very well. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो मुझे ये पार्ट रब करना पड़ेगा, अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो पॉज करके नोट्स बना ही लेगा और मैं फास्ट मूव करूंगा आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 2 ends of the metal rod are maintain, ये हमारे पास मान लेते हैं मेटल रॉड है और ये मेंटेन है, एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द रॉड इज फाउंड, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितनी होती है, कितनी हीट कितने टाइम में आगे बह रही है, वो हमें दे रखा है 4 जूल पर सेकेंड। फिर बोलता है अगर इसी रॉड के एंड को एक नए टेम्परेचर के साथ कोरिलेट कर दिया जाए, मान लेते हैं यह है 200 डिग्री सेल्सियस और यह है 210 डिग्री सेल्सियस, तब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? तो आप देखेंगे यहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा 10 डिग्री सेल्सियस
और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस फिर से क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताना है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंडक्शन लगाते थे, है ना, फॉर्मूला था लॉ ऑफ कंडक्शन का, कुत्ता काट ले, है ना, इससे याद कर लेना, कुत्ता काट ले, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, क्यू बाई टी मतलब कुत्ता, काट के ए डेल्टा टी अपॉन ले, तो क्यू मतलब हीट, टी मतलब टाइम, जो मुझे निकालना है, के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस और एल लेंथ। अगर आप यहां पे देखें तो सारी चीज कांस्टेंट है, एक तो मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, अब डेल्टा टी दोनों में 10 डिग्री आ गया, है ना, यहां पे भी 10 का डिफरेंस, यहां पे भी 10, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया गया है, तो जो हीट पहले थी वही हीट बाद में रही होगी, यस और नो, तो 10 पहले थी 10 बाद में रहेगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। सो नाउ हमने ये एमसीक्यू के 12 क्वेश्चन कर दिए हैं और ये 12 के 12 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे जो कि डीओई ने ही इस बार पब्लिश किए हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। बाकी अब असर्शन रीजन के हम क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड करने वाला हूं ताकि आप पर एक ही वीडियो में सारा लोड ना जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।